नमस्कार, वक्त हो चला है लाख टके की बात का। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अखिलेश यादव से नाराजगी की खबर के बीच शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। शिवपाल यादव की इस मुलाकात को अखिलेश यादव के बीच रिश्तों में खटास से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच पीएसपीएल ने मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा है कि शिवपाल यादव ने सीएम को जीत की बधाई दी है। पीएसपीएल ने अखिलेश यादव से नाराजगी पर भी तस्वीर साफ कर दी है। पीएसपीएल की ओर से कहा गया है कि गठबंधन में शिवपाल यादव के सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया। इससे पहले शिवपाल यादव एसपी विधायक दल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें बुलाया नहीं गया था, जबकि शिवपाल यादव एसपी के सिंबल पर विधायक चुनकर आए हैं। वहीं कल हुई गठबंधन दल की बैठक में शिवपाल यादव पहुंचे ही नहीं। आज मैंने शपथ ले ली है। और मुलाकात से पहले शिवपाल यादव ने क्या कहा था वो भी सुनते हैं। आज मैंने शपथ ले ली है और आगे हम बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। फिर कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं। बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे, सब कुछ बोल। तो जैसे ही नतीजे आए उसके बाद से एक बार फिर चाचा और भतीजे के बीच तकरार, नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। सबसे पहले जब समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई थी, उस वक्त शिवपाल यादव को बुलाया नहीं गया था। शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया और इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी, जबकि अखिलेश यादव का कहना था कि चूंकि वो बैठक समाजवादी पार्टी के विधायकों की थी इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। जब गठबंधन दल की मीटिंग हुई उसमें बुलाया गया था कल शिवपाल यादव को, लेकिन वो शामिल नहीं हुए, इटावा में थे और उन्होंने कहा कि जब पहली मीटिंग में नहीं बुलाया गया तो इस बार क्यों। और बड़ी बात है कि पीएसपीएल ने मुलाकात की पुष्टि कर दी है। तकरीबन 20 मिनट तक की मुलाकात हुई है। पीएसपीएल की तरफ से दो बड़ी बातें कही गई हैं। पहली तो ये कि सीएम को बधाई देने के लिए शिवपाल यादव ने मुलाकात की है और दूसरी बात उन्होंने कही है, पीएसपीएल की तरफ से कही गई है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। शिवपाल यादव का वो मान नहीं रखा गया जो कि गठबंधन धर्म के मुताबिक रखा जाना चाहिए था। यानी कि नाराजगी को कहीं से भी छिपाने की कोशिश ना तो शिवपाल यादव ने की है, ना उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने की है। एक बात तो जाहिर कर दिया गया कि नाराजगी है चाचा और भतीजे के बीच, और ये जो कह सकते हैं कि ये तस्वीर लगभग चुनाव के दौरान भी देखने को मिल रही थी। जो शर्तें शिवपाल यादव की थी उन शर्तों का पालन नहीं हुआ था, वो शर्तें अखिलेश यादव ने मानी नहीं थी। तब मजबूरी थी साथ आना, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है, नतीजे आ चुके हैं और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है शिवपाल यादव का। क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जिस तरह से अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई, या फिर कोई और रास्ता, पीएसपीएल के रास्ते कोई और कदम उठाया जा सकता है। सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और वो सीधे यहाँ से निकल गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बिल्कुल बात नहीं की। शिवपाल सिंह यादव अकेले जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने आए थे और कहा यह जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात थी जिसमें शिवपाल सिंह यादव ने जो है वो मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें शुभकामना दी है। शिवपाल सिंह यादव और मुख्यमंत्री के बीच लगभग 20 मिनट तक मुलाकात चली। आपको दिखाऊं, ये 5 कालिदास मार्ग का पीछे का रास्ता है, यानी कि शिवपाल सिंह यादव जो मुख्य मार्ग है 5 कालिदास मार्ग का, वो उस तरफ से नहीं आए, बल्कि ये पीछे का 5 कालिदास मार्ग का हिस्सा है जो उनके आवास के करीब है। मेरे दाहिने साइड पे 6 कालिदास मार्ग है, फिर 7 कालिदास मार्ग है। वो इस रास्ते से आए थे। करीबन 7:30 पौने 8 बजे के आसपास वो अंदर गए थे। उन्होंने समय मांगा था मुख्यमंत्री से मिलने का, उनको समय दिया गया और उसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट ये मुलाकात चली है और ठीक 8 बजे शिवपाल सिंह यादव यहाँ से निकल गए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें नई सरकार बनने पर बधाई दी है। लेकिन खबरों की माने तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के व्यवहार से खुश नहीं हैं। इस तरह अटकलें भी बहुत लगाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो राजनीतिक हलचल के बीच दूसरी महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। देश भर में महंगे पेट्रोल डीजल से महंगाई बेकाबू होती जा रही है। तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई डायन बनकर लोगों को परेशान कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में अब क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट आ चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय बाजार में अब पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। 22 मार्च से अब तक यानी कि 9 दिनों में तेल कंपनियों ने 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है।
और चलिए आपको बताते हैं और दिखाते हैं तारीख कब कब पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, एक एक कर। ये देखिए 9 दिन में 8 बार बढ़ोतरी अब तक दर्ज हुई। 22 मार्च को पेट्रोल और डीजल 80 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर बढ़ोतरी, तो वहीं डीजल में भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। और 23 मार्च को फिर 80 पैसे, दोनों में ही प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। अगली तारीख 25 मार्च फिर एक बार बढ़ोतरी होती है, 80 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर बढ़ता है, तो वहीं डीजल में भी 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 26 मार्च यानी एक दिन बाद फिर 80 पैसे के हिसाब से दोनों में ही बढ़ोतरी होती है। 27 मार्च को राहत नहीं मिलती है, 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल में बढ़ोतरी होती है, तो वहीं 55 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की कीमत बढ़ जाती है। 28 मार्च यानी कि एक दिन बाद फिर बढ़ता है दाम और पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो जाता है। 29 मार्च को फिर बढ़ोतरी होती है, पेट्रोल में 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी, तो डीजल की कीमत में 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। तो इस तरीके से 30 मार्च को यानी कि आज फिर बढ़ोतरी हुई है, 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल महंगा हुआ, तो वहीं डीजल के कीमत में भी 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यानी कि लगातार 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और लोगों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है। अब आपको दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा कहां पर महंगा और सबसे कम कहां पर दाम। पेट्रोल आंध्र प्रदेश में 115 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल की बिक्री हो रही है। अंडमान निकोबार में सबसे कम कीमत इस वक्त है 87 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल। तो वहीं डीजल की बात करें तो डीजल भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगा 101.35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। तो सबसे देखिए पेट्रोल सबसे ज्यादा और कम कहां पर, सुल्तानपुर में 103 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से, मथुरा में पेट्रोल 100 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से इस वक्त अवेलेबल है। डीजल की बात करें अंबेडकर नगर में 94 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर, जबकि मथुरा में 91 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से इस वक्त डीजल बिक रही है। तो ये इस वक्त खेल देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं रसोई गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। महंगाई डायन एक बार फिर से विकराल रूप में। एलपीजी के दाम देखिए, नए रेट इस वक्त 987 रुपए 50 पैसे एक सिलेंडर के लिए, जबकि पुराना रेट था 938 रुपए के हिसाब से। 22 मार्च को रेट बढ़े हैं, उसके बाद की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 22 मार्च को 50 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से रसोई गैस महंगी हो गई है। तो पुराना और नया रेट दोनों इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 5 राज्यों में चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं और जैसे ही सरकार फॉर्मेशन उसके बाद से लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इधर केंद्र की मोदी सरकार ने नए वित्त वर्ष से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले 31% का प्रावधान था। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी से बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। पहले 31% भत्ता हुआ करता था, उसे बढ़ाकर अब 34% कर दिया है, मतलब 3% का इसमें इजाफा हुआ है। जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा मिला है। डीए में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। बढ़ोतरी के बाद अब बढ़ा हुआ डीए 34% के हिसाब से मिलेगा। इससे पहले 31% हुआ करता था। अभी कितना है? फिलहाल 31% है, लेकिन इसे बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। बढ़ा हुआ डीए कब मिलेगा? सवाल ये है। अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल की जो सैलरी आएगी वो बढ़कर आएगी। कब से मिलेगा? जनवरी से मिलेगा। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का एरियर भी आएगा अप्रैल में, जब बढ़ी हुई सैलरी आएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को इसलिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह तोहफा दिया गया। खजाने पर बोझ कितना पड़ेगा आप ये भी देख लीजिए। 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार के खजाने पर इसके जरिए बढ़ने वाला है। सरकार गठन के तुरंत बाद अब सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 100 दिन की कार्य योजना बनाने और टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यानी मंत्रियों को खुद ही एजेंडा तैयार करना होगा और उसे 100 दिन में पूरा करना होगा।
सभी विभागीय मंत्रियों को 17 जुलाई तक कार्य योजना बनाकर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में सभी मंत्रियों ने कार्य योजना पर काम शुरू भी कर दिया है। अलग अलग विभागों के मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सवाल है कि योगी सरकार की प्राथमिकता क्या है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दे दिया था सभी को कि 100 दिन का एजेंडा बनाइए, सॉलिड एजेंडा होना चाहिए और उसके आधार पर अपने अपने विभागों में मंत्री काम शुरू कर दें। इससे पहले भी योगी सरकार 1.0 में भी इसी तरह से काम की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले 100 दिन का एजेंडा और उसे पूरा करने के लिए टारगेट सभी मंत्रियों को दिया गया था। बाद में उसकी समीक्षा भी हुई थी और इस तरीके से 5 साल को अलग अलग कह सकते हैं भागों में बांटकर और काम, और इस बार भी यही कहा जा रहा है कि 100 दिन का सॉलिड एजेंडा बनाकर काम करना होगा। और कैसे इस पर काम करना हमें यह भी समझना होगा। खाली पदों की भर्ती बहुत तेजी से की जाए, यह भी 100 दिन के एजेंडे में शामिल होगा। विभागों को ब्यौरा देने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दे दिए गए हैं। और 5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले 100 दिन का टारगेट, ये बोला गया है कि 100 दिन का टारगेट बनाए, एजेंडा बनाए, काम करे। ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत बताई गई है। अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा हर 15 दिन में सीएम प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देखेंगे। मतलब हर 15 दिन में चेक किया जाएगा कि जो काम किया जा रहा है उसकी गति क्या है, उसकी रिपोर्ट भी 15 दिन के भीतर तैयार करके देनी होगी। 100 दिन का सॉलिड एजेंडा इस तरीके से बनाया जाए। क्या है, हमने किया क्या है, आगे करेंगे क्या और उसमें नया क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरे देश का मॉडल कैसे बनेगा, ये सारा आदेश दिया गया। देखिए 100 दिन का एजेंडा है, यानी पहले से ही फोकस है कि हमें काम करना है। आज पहले दिन से ही हम काम करने के पूरे मूड में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है। तो हमारे मोदी जी और योगी जी का ये हम मार्गदर्शन में हम अपने विभाग के बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन तमाम बिंदु और अधिकारियों के साथ बैठ के विचार विमर्श होगा। संकल्प पत्र को समयबद्ध तरीके से पूरा करके हम प्रदेश की जनता जनार्दन को अपनी सेवाओं को अर्पित करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उनका पुराना आवास यानी 7 कालिदास मार्ग स्थित बंगला आवंटित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग पर बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला पिछले कार्यकाल में दिनेश शर्मा को आवंटित किया गया था। स्वतंत्र देव सिंह को गौतमपल्ली में बंगला आवंटित किया गया है, वहीं बेबी रानी मौर्य को राजभवन कॉलोनी में। और ये देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं 7 कालिदास मार्ग, ये वही बंगला है जो केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर यहीं पर थे। ब्रजेश पाठक को 3 विक्रमादित्य मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया, तो स्वतंत्र देव सिंह 4 गौतमपल्ली वाले बंगले में रहेंगे। जी हाँ, तो बेबी रानी मौर्य की बात करें, 9 राजभवन कॉलोनी में उनको बंगला आवंटित किया गया है। इसके अलावा 9 कालिदास मार्ग का जो बंगला है वो जितिन प्रसाद को आवंटित किया गया है। एक और मंत्री की बात करते हैं, अरविंद कुमार शर्मा, 14 कालिदास मार्ग वाला बंगला इनको आवंटित किया गया। वहीं आशीष पटेल को 1 माल एवेन्यू रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। संजय निषाद 11 विक्रमादित्य मार्ग वाला बंगला संजय निषाद का होगा। मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर योगी सरकार में शामिल है। पेपर लीक मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस ने बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा को गिरफ्तार किया और इसके अलावा अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए कोशिश जारी है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज निरस्त हुए पेपर की परीक्षा की नई तारीख भी घोषित कर दी। अब जिन जिलों में परीक्षा निरस्त हुई है वहां 13 अप्रैल को एग्जाम होंगे। जारी है धरपकड़ भी और शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। दोपहर 2 बजे 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर होना था, उससे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा 24 जिलों में परीक्षा निरस्त हो गई। इस मामले में बलिया की DIOS ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश और जांच जारी है। पूरे प्रकरण में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ STF की भी टीम लगाई गई है और बहुत जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे तथा इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। पेपर लीक होने के बाद जिले दर जिले एक्शन जारी है।
सीएम योगी ने दोषियों पर रासुका लगाने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो चली है। जिस सरकार में डिग्री के सवालों पे 4 मीनार खड़ी हो, वहाँ छात्रों का दर्द कौन समझेगा। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार शिक्षा माफियाओं के सामने नतमस्तक है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सियासत भी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही।